हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ हैकिंग यानी हैकर कैसे बने। तो हैकर बनने के लिए सबसे आपको मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपके पास लैपटॉप या मोबाइल अवश्य होना चाहिए, तभी आप हैकर बन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हैकर बनने के लिए आपको अंदर से एनर्जी लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेसिक पॉइंट होती है, बेसिक से बेसिक पॉइंट होती है जो कि आपको सीखना पड़ता है। और मोस्टली हैकर जो यूज़ करते हैं वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है लिनक्स। और लिनक्स जो है वो यूज़ करते हैं और उसी में बेस्ट से बेस्ट ट्रिक यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप के जरिए समझाना चाहता हूँ कि हैकर कैसे बनते हैं। एक सक्सेसफुल हैकर कैसे बनते हैं। हमने अक्सर फिल्मों में ये देखा है कि हैकर बड़े स्टाइल में आता है, फिर ऐसा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ज्यादातर लोग ये सब देखकर इस फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ अच्छा लगा है तो लगा है, अब तो हैकर बन के रहेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में आज सब कुछ बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वैसे हैकिंग सुनते ही हमारे दिमाग में क्राइम और क्रिमिनल ही नजर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैकर दो तरीके के होते हैं, अच्छे हैकर और बुरे हैकर, और आप अच्छा वाला ही ऑप्शन चूज करना, नहीं तो ऊपर वाला सब देख रहा है। अब हैकिंग होती है कंप्यूटर से, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए। इन शॉर्ट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग से जुड़ी हर वो बेसिक चीज जो आपको स्कूल में सिखाई गई थी वो सब सबसे पहले आनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट या तो फिर सॉफ्टवेयर देखते हो उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनाया जाता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से कुछ लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, PHP, रूबी, पाइथन, सी लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव सी, SQL वगैरह। उसके बाद आप में नेटवर्किंग स्किल होनी चाहिए। इंटरनेट को चलाने के लिए नेटवर्किंग का यूज होता है, क्योंकि इंटरनेट एक तरीके का नेटवर्क है, एक तरीके का जाल है, जिसने सभी देशों की अलग अलग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है। इंटरनेट नेटवर्किंग में मेन डिवाइस या नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा है, जैसे TCP/IP, राउटर, टेलनेट, हब, IPv4 या IPv6, टोपोलॉजी, स्विच वगैरह। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हैकिंग का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट या तो फिर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हैकिंग दो तरीके के होते हैं, कुछ लोग उसको अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग उसे बुरे कामों के लिए यूज करते हैं। नॉलेज और स्किल सेम होता है, कुछ लोग हैकिंग से चोरी करते हैं, कुछ लोग वही हैकिंग से चोरी को अटकाते हैं, लेकिन ये दोनों ही कामों में उस वेबसाइट या तो फिर सॉफ्टवेयर के एक्सेस तक पहुंचना जरूरी होता है। उसके लिए आप में डेटाबेस स्किल होनी चाहिए। डेटाबेस एक तरीके की डायरेक्टरी है जिसमें किसी भी वेबसाइट का पूरा डेटा एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर होता है। उसमें वेबसाइट का कंटेंट, प्लगइन्स, यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ रहता है। इसको एक्सेस करने के बाद आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको लिनक्स का नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हैकिंग टूल्स बनाए जाते हैं वो सब लिनक्स में बनाए जाते हैं। लिनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के प्रोजेक्ट में डिजाइन किया गया है। हमने अभी तक जितनी भी बातें की है वो ऐसी है कि हैकर बनने के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम लेवल पर इतना तो आना ही चाहिए। बाकी आगे इस फील्ड का लेवल तो इन्फिनिटी है, आप जितना एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो जा सकते हो। वैसे हमारे पास और भी कई सारा डेटा है, कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उस चीज को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, आप बोर हो जाओगे। तो पहले आप ये बेसिक लेवल क्लियर करो, उसके बाद आप सारे लेवल अचीव कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने आपको हिंदी में और जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है कि हैकर बनने के लिए आपको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, आप शुरुआत कैसे कर सकते हो। ओके, तो आज की बात यही तक रहेगी। अगर हैकर्स की लाइफ कैसी होती है, हैकर्स की इमेज पब्लिक में किस तरह की होती है, हैकर्स की वैल्यू क्या होती है, हैकर्स की को सरकार किस नज़र से देखती है, क्या सरकार के पास अंडर में भी हैकर्स काम करते हैं, या साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, या
गवर्नमेंट की कोई ऐसी सेक्टर हो जो कि जिसमें हैकर्स को अवेलेबल किया जाता है, तो हम आपको आज एक ऐसा ही गवर्नमेंट से जुड़ा एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो क्यों हैकर्स को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और किस चीज़ के लिए, और ख़ास करके हमारी गवर्नमेंट जो है आज के डेट में नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना जानती है। तो उस टेक्नोलॉजी से बैड नॉलेज यानी किसी की डिटेल्स चुराना, किसी की डिटेल्स लेना, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सब बिलोंग्स जो करते हैं हैकर्स अपने हैकिंग की इस्तेमाल से जो करते हैं, चोरी करते हैं, डाटा चुराते हैं, बैंक से पैसा गिराते हैं, ये सब गलत है यानी इलीगल है। इलीगल तरीके को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, लीगल तरीके को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इलीगल तरीके को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि कुछ भारत सरकार के मंत्री और एक हैकर्स और न्यूज़ वाले के साथ विलिंगली अपना फोन देना चाहता है, स्वेच्छा से अपना फोन देना चाहता है। आप हाँ वही, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि ये आप केवल एंड्रॉइड फोन में करते हैं या दूसरी टेक्नोलॉजी के फोन में? बार बार मैं ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, आप ये गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं करता हूं, ये एक टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट है कोई भी स्मार्टफोन के लिए। जिस तरीके से आप एप्पल में भी एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे परमिशन दे सकते हैं कि वो आपका डेटा लेके सर्वर पे चल जाए, एग्जैक्टली वही चीज होती है एंड्रॉयड में। सो ये चीज एग्जैक्टली हो सकती है एप्पल में भी। एप्पल में थोड़े से ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं ऑफ व्हाट इज द काइंड ऑफ एप्स दैट यू कैन रन ऑन योर फोन। सो इन जनरल टू मेक एन ऐप विच इज एक्सेप्टेड by a non-recognized developer in the case of Apple by default आपको वो ऐप रन करने नहीं देता है। तो Apple उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर्ड है, बट एंड्रॉयड क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन बाय डिफॉल्ट तो होती है, बट आप सेटिंग में जाके उसे चेंज कर सकते हो। यानी तो एंड्रॉयड फोन में ये ज़्यादा मुमकिन है। अगर आप इसको एक लाइन में समझना चाहें, ये फोन किनका है, जरा खड़ी हो जाइए जी। आपका नाम क्या है, माइक पे बताइए। जैस्मिन आपका नाम है। आपका फोन आपकी इजाजत से मैं इनके हाथ पे दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके फोन में देखो बेटा, मुझे एक आग्रह करना है तुम्हारे मंत्री के रूप में कि ये कमिट करें कि आज के बाद तुम्हारे फोन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये बता दें। प्लीज सर कमिट कीजिए कि आप आज के बाद मेरे फोन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आई मीन इट। ये सब चीजें आपने सर्वर से आप ये डिलीट कर देंगे? बिल्कुल एकदम प्रॉमिस। ये आप कमिट कर रहे हैं टीवी पर? एकदम सर, कोई प्रॉब्लम। मुझे उस घर की, हिंदुस्तान की बेटी की भी चिंता है, इसलिए उसने दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ठीक है जैस्मिन, आपका फोन मैं दे रहा हूं साकेत को। आपने उनको इतना डरा दिया, जो काम वो 15 सेकंड में करते होंगे 25 लगेंगे उनको। मोदी जी की सरकार है, अच्छे काम की तारीफ करेंगे, गड़बड़ पर सख्ती करेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। रेडी? जैस्मिन लीजिए आपका फोन। अब ये जो कुछ डिटेल स्क्रीन पे आएंगे आप बताइएगा कि वो सही है या नहीं है। सो आई थिंक हम इस पे क्लिक करें, पहले वाले पे। कॉल लॉग्स, ओके। आर दीज योर कॉल लॉग्स? या राइट। यस। हाँ। नंबर पहचान रही हैं आप? हाँ। SMS अगर मैं क्लिक करूं तो ये SMSs? एक सेकेंड में क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स तो आपको पता चल ही जाएगा। ये जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी है जैस्मिन? यस सर, मेरी है। GPS पे क्लिक करूँ मैं? लेट्स सी व्हाट वी गेट। ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन है अभी। सो जूम इन, दिस इज वेयर वी आर। Are we here? I think so.
Exactly. yeah, do you want me to? No, that's enough. अब आप आपके मेरे ख्याल फोन में से हैकर्स की दुनिया में एक इलीगल काम भी होती है और लीगल काम भी। लीगल काम गवर्नमेंट और यहाँ तक कि पूरे दुनिया की नज़र में होती है, और इलीगल काम पूरे दुनिया की नज़र में नहीं होती है, गवर्नमेंट कोई भी नहीं जानता। और इसी इलीगल में हैकर्स की दुनिया में एक ग्रुप होती है, यानी समूह होती है, डार्क वेब। यानी डार्क वेब एक वेबसाइट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वेबसाइट पे आप लोग ना ही जाइए तो बेटर है, क्योंकि आप लोग अगर वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो इस विज़िट करने में आपका जो मोबाइल का IP एड्रेस है, मोबाइल से बैंक अकाउंट है, जो भी लिंक है, सारा कुछ वो मतलब हैकर्स के पास जा सकती है, क्योंकि ये वेबसाइट इलीगल, इस वेबसाइट में हर तरह के काम होते हैं इलीगल की तरह, और इस वेबसाइट में आप लोग ना ही विजिट कीजिए तो बेटर है। और ये डार्क वेब होता क्या है, इसके लिए हमारा एक वीडियो क्लिप है, वो आप लोग देख के समझ सकते हैं। सर्वोच्च आविष्कारों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें इंटरनेट का आविष्कार को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे जरूरी चीज बन चुका है, जिसके बिना दुनिया का एक दिन भी बिताना बेहद कठिन है। आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए करते हैं, जैसे वीडियो ब्राउजिंग, न्यूज़ पढ़ना, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया पर लोगों से कम्युनिकेट करना और तरह तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर जो भी चीज़ें एक्सेस करते हैं, जिसको हम आसानी से किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी का 96% भाग आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। दरअसल इंटरनेट को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वह छिछला भाग है जिसे हम और आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेट का सबसे छोटा भाग है, जो कि कुल इंटरनेट का महज 4% है। लेकिन ये 4% भी अपने आप में एक अथाह सागर के समान है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मौजूद सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। यह इंफॉर्मेशन किसी सर्च इंजन या वेबसाइट से प्राप्त नहीं की जा सकती। डीप वेब पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बेहद सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अगर किसी गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका अंजाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। डीप वेब को अमूमन लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डाटा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी दस्तावेज, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां, बैंक्स की फाइनेंशियल डिटेल्स, रक्षा और वित्तीय संबंधी गोपनीय जानकारियां और किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोगों का पर्सनल डाटा मौजूद होता है। डीप वेब पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बेहद सिक्योर रखा जाता है और बिना परमिशन के उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले के लिए पहले अपनी पहचान को सत्यापित करना अनिवार्य होता है। इंटरनेट का तीसरा और सबसे मिस्टीरियस भाग है द डार्क वेब। यह इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां पर पहुंचने की सलाह कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि ये साइबर अपराधियों का वो पनाहगाह है जहां उन्हें खोज पाना लगभग नामुमकिन है। आप लोगों को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इंटरनेट पर होने वाली सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक इलीगल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें इलीगल ड्रग को इंटरनेट पर बेचा गया था। यानी डार्क वेब इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ही वर्चस्व में आ चुका था। आज डार्क वेब का इस्तेमाल ऐसे गैरकानूनी और विभत्स कामों के लिए किया जा रहा है जिसके बारे में कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आज डार्क वेब पर हथियारों से लेकर इलीगल ड्रग्स तक का व्यापार होता है। सरफेस वेब पर जिस तरह आप अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से अपना मनचाहा सामान घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर भी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर हथियारों और ड्रग्स को बेचा और खरीदा जाता है। यही नहीं, डार्क वेब पर लोग ऐसे जानवरों के मांस और उनकी खाल भी बेचते हैं जो विलुप्ति की कगार पर हो या फिर सरकार द्वारा उनके शिकार पर रोक लगाई गई हो। इसके अलावा यहाँ पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड्स और लोगों की बैंक डिटेल्स, मानव तस्करी का व्यापार भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब पर काम कर रहे अपराधी इंसानी अंगों और इंसानी मांस को भी खरीदते और बेचते हैं। इल्यूमिनाटी सरीखी अनेकों ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज डार्क वेब के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अपने संदेशों को
अपने अनुयायियों तक पहुंचाती हैं। इस काली दुनिया में बर्बरता की हर हद को पार किया जाता है। यहाँ ऐसी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ इंसानों के मांस से और एक्सोटिक एनिमल्स के मांस से नई नई डिशेस बनाने के ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं। हाल ही के सालों में डार्क वेब पर रेड रूम्स का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है जहां बहुत सारे हिडन कैमरास को रख दिया जाता है और फिर इंसानों को अगवा कर उन्हें तरह तरह की यातनाएं यानी टॉर्चर किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाता है और लोग पैसे देकर इंसानों के टॉर्चर का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉर्चर रूम में अपने मन मुताबिक इंसान या जानवर पर टॉर्चर देखने के लिए लोग भारी भरकम कीमत भी चुकाने को तैयार रहते हैं। इस तरह के रेड रूम्स की वीडियोस को देखने वालों की मंथली व्यूअरशिप लगभग 13 लाख है, यानी हर महीने लगभग 13 लाख लोग पैसे देकर इन रेड रूम्स की वीडियोस को देखते हैं। डार्क वेब पर होने वाला पैसों का सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिसके कारण इन पेमेंट्स को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह आप सरफेस वेब पर ऑनलाइन फिश, चिकन, अंडे और मीट खरीदते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर इंसानों के ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, ब्लड को खरीदने और बेचने के लिए साइबर क्रिमिनल्स ने अलग अलग पोर्टल्स बनाए हुए हैं। ये सब देश की सरकारों और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी इन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के पोर्टल्स को कैसे एक्सेस करना है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जो इन संगठनों से जुड़े होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कोई इंसान अचानक कहीं गायब हो जाता है और फिर उसे ढूंढने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद वो इंसान कभी नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लापता लोगों के पीछे भी डार्क वेब से जुड़े लोगों का ही हाथ होता है, जो कि ऐसे लोगों को अपने फायदे के लिए डार्क वेब पर इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस डार्क वेब को इस्तेमाल यानी एक्सेस कैसे किया जाता है और ये डार्क वेब काम कैसे करता है। इस बात का जवाब जान लेने से पहले आप सभी को ये जान लेना जरूरी है कि डार्क वेब को एक्सेस करना या उसे यूज करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमारी आज की वीडियो का एकमात्र मकसद आप लोगों तक डार्क वेब की नॉलेज पहुंचाना है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप के ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, जिसको बनाने का मकसद ये था कि ब्राउजर को अपनी पर्सनल जानकारी दिए बिना इंटरनेट का यूज किया जा सके। ये टॉर ब्राउजर अनियन राउटिंग का इस्तेमाल करता है, जहां पर अनेकों वीपीएन्स का एक सघन जाल बिछा होता है। जब कोई टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करता है तो वो इन अनेकों वीपीएन से जंप करता हुआ अपनी अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जिसके कारण यूज करने वाले का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस पता करना असंभव हो जाता है और इसी कारण टॉर ब्राउजर द्वारा ब्राउजिंग करने पर उसके यूजर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए यदि आप टॉर ब्राउजर के इस्तेमाल से google.com पर जाना चाहते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट पहले वीपीएन ए पर जाएगी, फिर बी पर जाएगी, फिर सी, फिर डी और ऐसे करते करते Z VPN तक पहुंच जाने के बाद google.com ओपन होगा। अब अगर google.com आपको वापस ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो पहले वो VPN Z पर जाएगा, लेकिन VPN Z पर उसे VPN Y की जानकारी मिलेगी और VPN Y पर जाकर उसे किसी और VPN की जानकारी मिलेगी, लेकिन इस सघन जाल में आपका ओरिजिनल IP एड्रेस कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह हम आम ब्राउजर पर .com, .in, .gov एक्सटेंशन का यूज करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ठीक उसी तरह टॉर पर .onion एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ये अनियन वेबसाइट्स केवल और केवल टॉर ब्राउजर द्वारा ही ओपन की जा सकती हैं, यानी कि ये अनियन वेबसाइट्स एक तरह से टॉर के लिए बनाई प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। जहां इन वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है वो सर्वर भी प्राइवेट हैं और जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूजर्स भी एनोनिमस यानी अज्ञात होते हैं, जिसके कारण कौन कब किसकी वेबसाइट को देख रहा है इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है।